हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज शालिनी। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एक टॉपिक। क्लास 10th में साइंस में आपकी केमिस्ट्री में एक टॉपिक है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर का केमिकल बॉन्डिंग। हम उस टॉपिक को पढ़ेंगे आज। केमिकल बॉन्डिंग को स्टार्ट करते हैं। बहुत ईजी टॉपिक है। आज हम इसमें क्या क्या कवर करेंगे? आज हम इसमें केमिकल बॉन्डिंग का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इसे कॉजेस पढ़ेंगे। इसके बाद टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग कौन से हैं उनको डिस्कस करेंगे ब्रीफ में। देन आयनिक बॉन्डिंग को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इस चैप्टर में केमिकल बॉन्डिंग जो टॉपिक है, बेटा बॉन्ड होता क्या है एक्चुअली? बॉन्ड का मतलब है कोई भी दो एटम्स या आयन जब अट्रैक्टेड होते हैं या जब वो क्लोज विसिनिटी में है तो उनको होल्ड कौन कर रहा है, उनको कौन सी चीज है जो पास में रखे हुए हैं, तो उसे हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। तो बॉन्ड क्या चीज होती है? बॉन्ड उनके बीच में एक अट्रैक्शन का काम करता है जो उन्हें हमेशा साथ में रखता है। तो केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन क्या होगी? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट होल्ड्स टू और मोर एटम्स एंड आयंस टुगेदर। ऐसा अट्रैक्शन, ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो दो एटम्स को या आयंस को अट्रैक्ट करके रखे, उन्हें साथ में रखे, उसे हम कहेंगे केमिकल बॉन्ड। नाउ कॉजेज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग के क्या कॉजेज हैं? क्यों कोई एटम केमिकल बॉन्डिंग करता है? तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन यही है, पूरे वर्ल्ड में हर कोई चीज स्टेबिलिटी चाहती है। इवन वी द ह्यूमन बीइंग्स आल्सो रिक्वायर स्टेबिलिटी। आप लोग स्टूडेंट्स हो, आप लोग पढ़ते हो, आपके पेरेंट्स अच्छे मार्क्स नहीं आते तो आपको डांटते हैं, आप पे प्रेशर रहता है कि आपको अच्छे मार्क्स आने हैं, अपने फ्रेंड से कम्पीट करना है। तो ऐसी कौन सी चीज है कि क्यों आप लोगों को फोर्स किया जाता है कि अच्छे मार्क्स लाइए? तो बेटा अल्टीमेटली हर चीज कहाँ तक जा रही है? स्टेबिलिटी तक। एग्जाम्पल, अच्छे मार्क्स लाओगे तो अच्छा कॉलेज मिलेगा, मतलब अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल पाएगा आपको। अच्छे कॉलेज में एडमिशन के बाद देन व्हाट? अच्छी प्लेसमेंट मिलेगी, वहां अच्छे से पढ़ोगे तो। उसके बाद अच्छी जॉब होगी, अच्छी जॉब होगी तो अच्छी सैलरी मिलेगी। अल्टीमेटली व्हाट? आपका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होगा। तो इसीलिए आपको भी स्टेबिलिटी चाहिए एंड ऐसे ही एटम्स को भी स्टेबिलिटी चाहिए होती है। तो कॉजेस क्या होंगे केमिकल बॉन्डिंग के बेटा? पहली चीज है टू अटेन मैक्सिमम स्टेबिलिटी एंड मिनिमम एनर्जी। यहाँ पे एटम्स को क्या चाहिए? मैक्सिमम स्टेबिलिटी चाहिए। मैक्सिमम स्टेबिलिटी कब आएगी? जब कोई भी एटम बॉन्ड कर लेगा और बॉन्ड करने के बाद में उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। बेटा यहाँ पे एनर्जी का मतलब क्या है? आप सोचोगे कि मिनिमम एनर्जी या कम एनर्जी होना तो अच्छी चीज नहीं है, बट ऐसा नहीं है, एटम्स के लिए अच्छी चीज है। कैसे? अगर कोई एटम अनस्टेबल है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। काइनेटिक एनर्जी मतलब मूव करने की टेंडेंसी, यहाँ वहां जाने की टेंडेंसी। हर टाइम वो एटम दूसरे एटम की सर्च में रहेगा, फिर से बॉन्डिंग करनी है तो उसकी एनर्जी हाई रहेगी। बट अगर उसका बॉन्ड पूरा हो जाएगा, उसको दूसरा एटम मिल जाएगा और वो बॉन्ड करने के बाद में स्टेबल कंडीशन में आ जाएगा तो उसकी एनर्जी मींस काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। अल्टीमेटली एटम्स क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं स्टेबिलिटी गेन करना एंड अपनी एनर्जी को डिक्रीज करना। सेकेंड पॉइंट है हमारा टू अटेन नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। मींस कोई भी एटम अगर बॉन्ड में जाता है, बॉन्डिंग करता है, तो उसे अपने नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो है उसको मैच करना है। आप लोग के पेरेंट्स आपको एग्जांपल देते होंगे, बेटा उनका जो बेटा है, आपके पड़ोसी का बेटा है, उसको इतने अच्छे मार्क्स मिले हैं, आपके कोई फ्रेंड है वो बहुत अच्छा पढ़ती है, तो आपको हमेशा ताने मिलते होंगे ना, आपके फ्रेंड से कंपेयर करते होंगे आपके पेरेंट्स, या आपके ब्रदर से कंपेयर करते होंगे, सिस्टर से, कजन से कंपेयर करते होंगे। तो यहाँ भी यही हो रहा है, कोई एटम अगर है पीरियोडिक टेबल में तो उसे भी कंपेयर किया जाता है किससे? नियरेस्ट नोबल गैस। नोबल गैस मतलब पीरियोडिक टेबल में सबसे लास्ट में होते हैं नोबल गैसेस। तो नोबल गैसेस क्या होते हैं बेटा? 18 ग्रुप के एलिमेंट्स को कहा जाता है एंड वो नोबल हैं। इसका मतलब दे आर नॉट रिएक्टिंग टू एनी अदर एटम सो फ्रीक्वेंटली, वो इतना ज्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं। इसका मतलब उनके इलेक्ट्रॉन्स जो उनको चाहिए उनके शेल्स में कंप्लीट है, तो इसे हम बोलते हैं नोबल गैस ऑलरेडी स्टेबल है। तो नोबल गैस स्टेबल है, इसी तरह से और एटम्स भी स्टेबल होना चाहते हैं, इसीलिए कोई भी एटम बॉन्डिंग करता है, बॉन्ड बनाता है और कंपाउंड्स फॉर्मेशन करता है। तो बेटा इसे लुईस ने बाद में एक्सप्लेन किया था लुईस ऑक्टेट थ्योरी में।
बाद में डुप्लेट्स को भी ऐड किया गया। एक्चुअली ये है क्या, इसको समझते हैं हम लोग। सपोज वी आर हैविंग द एग्जांपल ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 17। 17 का मतलब है, अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 2 8 7 मींस इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है एंड लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन कम है। ऑक्टेट इज नॉट कंप्लीट, ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट। जब ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो ये ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा, डेफिनेट सी बात है। तो इसको क्या चाहिए? इसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, और जब ये 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो इट विल फॉर्म 288। क्लोरीन के बाद जो एलिमेंट है हमारा 17 के बाद 18 एलिमेंट आर्गन होता है, तो ये आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मैच कर जाते हैं। 288 इज 18 आर्गन। इस तरह से हर एलिमेंट अपनी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अपने नियरेस्ट कॉन्फ़िगरेशन को मैच करना चाहता है। लाइक इट इज 17 एंड इट वांट्स टू मैच विद द 18th एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। इसमें थोड़ा सा एडिशन करना चाहूंगी मैं, डुप्लेट का आपको इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। अगर हम बात करते हैं एलिमेंट नंबर 3 की, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, मैं लिथियम की बात कर रही हूँ। अगर लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है तो बेटा 3 के लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 2 and 1। तो लिथियम 3 है तो उसके पास में आप मुझे खुद बताओ कि इसके पास में एलिमेंट हीलियम पास में होगा जिसका एटॉमिक नंबर 2 है, या फिर 10th नंबर पे नियॉन पास में होगा? ऑब्वियसली इसके पास में हीलियम है, और हीलियम की कंडीशन क्या है? इट इज हैविंग ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स हियर। तो लिथियम को कौन सा पास पड़ रहा है, नियरेस्ट कौन सा पड़ रहा है? आप खुद देखो, हीलियम या नियॉन? नियॉन पास में है, सॉरी हीलियम पास में है, तो वो हीलियम को मैच करेगा, ना कि नियॉन को, बिकॉज लिथियम के लिए 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके यहाँ पे आना एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये क्या करता है? ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, मींस यहाँ पे होगा लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, और उस टाइम पे ये लिथियम हो जाएगा लिथियम पॉजिटिव चार्ज। जब 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, तो ये हो जाएगा लिथियम प्लस। लिथियम प्लस क्या होता है बेटा? लिथियम प्लस होता है कैटायन। कैटायन फॉर्मेशन के बाद में इसका एटॉमिक नंबर, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो मैच कर जाता है हीलियम के साथ, जिससे ये ज्यादा स्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा लुईस ऑक्टेट रूल। और जो मैंने आपको बताया ये है डुप्लेट रूल, बिकॉज इट इज कंप्लीटिंग इट्स डुप्लेट। बेटा डुप्लेट मतलब सेट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ऑक्टेट मतलब सेट ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स। यहां पे ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, सेट ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑक्टेट कंप्लीट होगा, 8 इलेक्ट्रॉन का सेट पूरा होगा तो हम उसे ऑक्टेट रूल बोलेंगे। अगर डुप्लेट कंप्लीट होता है तो उसे डुप्लेट बोल सकते हैं। बट कौन से एलिमेंट्स हैं जो डुप्लेट फॉर्म करते हैं, मतलब वो हीलियम के आसपास रहना चाहेंगे, हीलियम से मैच करना चाहेंगे, वो होंगे लिथियम, और लिथियम के बाद में बेरिलियम। यही दोनों एलिमेंट्स जो हैं वो हीलियम के पास में हैं, और वो मैच करना चाहते हैं किससे? हीलियम से। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। नाउ वी आर मूविंग टू टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। We are having main 3 types of chemical bonds: ionic bond, covalent bond and coordinate bond. आयनिक बॉन्ड आप लिख करके 3 में डिवाइड कर लीजिए, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो बेटा आयनिक बॉन्ड जो होता है उसमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है फ्रॉम वन एटम टू अनदर। हम फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं यहाँ पे, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ
फ्रॉम वन एटम टू अनदर। ठीक है, इसे हम बोलेंगे आयनिक बॉन्ड, मतलब कंप्लीट ट्रांसफर हुआ है इलेक्ट्रॉन का एक एटम से दूसरे एटम में। एक एटम जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली डोनेट करेगा दूसरे एटम को। नाउ वी आर कमिंग टू कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय टू एटम्स। अगर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, एक इलेक्ट्रॉन दो एटम्स में शेयर किया जा रहा है, तो उसे हम बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्डिंग है। तो सिमिलर इलेक्ट्रॉन जो है अगर वो ए का है तो वो बी से भी शेयर किया जा सकता है, और अगर वो बी का इलेक्ट्रॉन है तो वो ए से भी शेयर किया जा सकता है। दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज कोवेलेंट बॉन्डिंग। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड पे। बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? वो बॉन्ड जिसमें एक एटम दो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है और दूसरा एक्सेप्ट कर रहा है, बट शेयरिंग दोनों के साथ हो रही है। मींस वन एटम डोनेट्स टू इलेक्ट्रॉन बट शेयर्ड बाय बोथ एटम्स। बट शेयर्ड बाय बोथ एटम्स, शेयरिंग जो है वो दोनों एटम्स के बीच में होगी। तो आप इसको ऐसे शो कर सकते हैं, एक एटम दो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है दूसरे एटम को, इसको कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग कहते हैं। और आपको ये 10th क्लास में नहीं पढ़ना है, 10th में आपको सिर्फ कोवेलेंट एंड आयनिक बॉन्डिंग पढ़नी होती है। तो आगे हम पढ़ेंगे आयनिक बॉन्ड के बारे में। आगे बेटा आयनिक बॉन्ड के बारे में चलते हैं हम डिस्कस करने के लिए, और आयनिक बॉन्ड को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आयनिक बॉन्ड होता है फॉर्म बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट ट्रांसफर से ये बॉन्ड बनता है। मतलब बताया था मैंने आपको अभी, एक एटम कंप्लीटली अपने इलेक्ट्रॉन को दूसरे एटम को डोनेट कर देता है। सेकंड है फॉर्म बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। ये बात बहुत ध्यान से देखिए बेटा, आप जानते हो पीरियोडिक टेबल में 3 टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, मेटल्स, मेटलॉइड्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसी बॉन्ड को हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। ये बॉन्ड कैसे बनेगा देखते हैं। मेटल्स होते हैं, उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आप जानते हो, आप इससे पहले पढ़ चुके हो मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज। फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ही मेटल्स गुड कंडक्टर्स होते हैं। तो मेटल्स गुड कंडक्टर्स होंगे तो उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट तभी क्या करता है, वो उनको डोनेट इजीली कर पाता है। डोनेट इजीली, जब वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा तो क्या फॉर्म करेगा? दे फॉर्म कैटायंस। बेटा कैटायंस होते हैं पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज। जब किसी एलिमेंट से कोई इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो +1 चार्ज आ जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो +2 चार्ज आ जाता है। ठीक है। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन मेटल्स के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, मींस दे रिक्वायर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑर्बिट। वो नोबल गैस को मैच करने के लिए, कॉन्फ़िगरेशन को मैच करने के लिए इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होता है उनको, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है, वो डोनेट करते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? ये एक्सेप्ट करेंगे। अगर कहीं से इलेक्ट्रॉन देने वाली कोई स्पीशीज बॉन्डिंग करने आएगी तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इजीली एंड फॉर्म एनायंस। एनायंस फॉर्म करेंगे। आफ्टर दैट यहाँ पे एनायन फॉर्म हो गया हैविंग नेगेटिव चार्ज, यहाँ कैटायन फॉर्म हो गया हैविंग पॉजिटिव चार्ज। अब आप जानते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन होगी। दिस अट्रैक्शन इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। तो मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड होता है वो आयनिक बॉन्ड होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्योंकि मेटल्स फॉर्म करेंगे कैटायंस एंड नॉन मेटल्स फॉर्म करते हैं एनायंस। आगे डिस्कस करते हैं, मैं एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करूंगी। फर्स्ट एग्जांपल इज NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल देखते हैं हम लोग। तो बेटा सोडियम क्लोराइड में सबसे पहले मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेती हूँ, Na एंड Cl। मेटल कौन है इनमें से? सोडियम इज मेटल। क्लोरीन क्या है? क्लोरीन इज अ नॉन मेटल। अगर आप लोगों को पता नहीं है कि कैसे हम एलिमेंट्स को देख करके पहचान सकते हैं कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है,
तो आप पीरियोडिक टेबल देखिए, पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हमारे लेफ्ट हैंड साइड में होंगे सारे एलिमेंट्स हमारे मेटल्स होते हैं और एकदम एक्सट्रीम राइट पे जाते जाते नॉन मेटल्स हो जाते हैं। तो सबसे लास्ट में पी ब्लॉक के एलिमेंट जो होंगे वही हमारे नॉन मेटल्स होंगे। ठीक है, अब सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17। नाउ राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 287। ठीक है, अब हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? वी विल रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉन विद द हेल्प ऑफ डॉट्स। ठीक है, आप क्या करेंगे? सोडियम लिखेंगे, सोडियम में हमें एक डॉट लगाना है, उतने ही हम इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे जितने इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में प्रेजेंट है। बेटा वैलेंस शेल का मतलब होता है आउटर मोस्ट शेल, तो दिस इज वैलेंस शेल। यहाँ पे ये इसकी आउटर मोस्ट शेल है, ये वैलेंस शेल है। तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को हम दिखाएंगे, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है तो आपको 1 इलेक्ट्रॉन शो करना है। वी विल शो इट बाय अ डॉट, एक डॉट बनाया मैंने यहाँ पे, एक डॉट से मैं इसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ। नाउ वी आर ड्रॉइंग क्लोरीन हियर, इट इज हैविंग 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। 7 इलेक्ट्रॉन्स को हम डॉट से नहीं दिखाएंगे, क्रॉस से दिखाएंगे सो दैट कंफ्यूजन ना रहे। 7 1 2 3 4 5 6 एंड 7 मैंने क्रॉसेस बनाए हैं टू शो द 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या होगा बेटा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है इसको आप क्या कर सकते हैं? डोनेट कर सकते हैं, और इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं? यहाँ पे इसको 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, लॉस 1 इलेक्ट्रॉन, दिस विल एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से। तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद क्या बन जाएगा? कैटायन, लाइक दिस। इलेक्ट्रॉन आपने वहां से हटा देना है, उस इलेक्ट्रॉन को आपको वहां शो करना पड़ेगा, प्लस चार्ज लगाएंगे आप क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई है। यहाँ पे आप क्लोरीन शो करेंगे, क्लोरीन के पास खुद के 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, लाइक दिस। 1 इलेक्ट्रॉन यहां से आ गया, टोटल 8 हो गए इसके पास में। माइनस चार्ज शो करिए, लाइक दिस, दिस इज द माइनस चार्ज, दिस इज द पॉजिटिव चार्ज। अब इनका क्या हो गया? इनके बीच में अट्रैक्शन हो गया है। दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, इलेक्ट्रोवैलेंसी पूछ लेते हैं आप लोगों से कि इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी है किसी एलिमेंट की। तो बेटा इलेक्ट्रोवैलेंसी का मतलब होता है कोई एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है या एक्सेप्ट कर रहा है टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड, और आयनिक बॉन्ड को हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी कैलकुलेट करने आ सकती है। इलेक्ट्रोवैलेंसी लिखते हैं हम ऑफ सोडियम, बताओ कितनी है बेटा? आप खुद सोचो, इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ सोडियम मतलब कि कितने इलेक्ट्रॉन सोडियम डोनेट कर रहा है। तो कितने डोनेट कर रहा है? ओनली 1, तो सोडियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 हो गई। नाउ वी आर कैलकुलेटिंग फॉर क्लोरीन, क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है? ओनली 1, तो क्लोरीन के लिए इलेक्ट्रोवैलेंसी हो गई 1। ठीक है, क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 2 है, आपके इन एलिमेंट्स ने कौन सी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन किया है? तो हम देख लेते हैं। सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके 2,8 को अटेन किया, 2,8 मतलब 10। सोडियम ने 11 में से 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके 10 इलेक्ट्रॉन गेन किए, 10 इलेक्ट्रॉन वाली कंडीशन में आ गया है, जो होता है 2,8, और वो किसका है? वो है नियॉन का। इसने नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन को मैच किया है, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नियॉन है सोडियम के लिए। एंड फॉर क्लोरीन, क्लोरीन के पास थे 17 इलेक्ट्रॉन्स, इसने 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, ये 18 हो गया है। 18 में इसकी कॉन्फ़िगरेशन 288 हो गई है, और इसका मैचिंग किससे हुआ है? 18 एटॉमिक नंबर इज फॉर आर्गन, तो इसने आर्गन को मैच किया है।
ठीक है, लाइक दिस। हमने जैसे ये NaCl का एग्जांपल किया, आप बहुत सारे एग्जांपल्स कर सकते हैं। आप MgCl2 कर सकते हैं, कैल्शियम क्लोराइड कर सकते हैं, KCl का एग्जांपल कर सकते हैं। दे आर वेरी इजी, आप इसको अपने आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं बेटा हम लोग आयनिक कंपाउंड्स कैरेक्टरिस्टिक्स। आयनिक कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं, एग्जाम्पल हमने देख लिया है। उन्हीं के बेसिस पे कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनकी हम बात करेंगे अभी। आयनिक कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती हैं। पहला पॉइंट है फिजिकल स्टेट। बेटा फिजिकल स्टेट जो होती है वो आयनिक कंपाउंड्स की बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, सॉलिड होते हैं। और आप एग्जांपल देख सकते हैं NaCl सॉल्ट, जब वो रॉक सॉल्ट देख सकते हैं आप लोग, अगर वो पाउडर नहीं है और सॉलिड फॉर्म में है, रॉक की फॉर्म में है, तो वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है। इसीलिए सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर पे ये सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो फिजिकल स्टेट इज सॉलिड्स। नाउ सेकेंड इज हार्डनेस। हार्डनेस कैसी होगी, मैंने बताया आपको रॉक की तरह होते हैं, रॉक सॉल्ट हैं, तो बहुत हार्ड होते हैं और इजीली ब्रेक नहीं कर सकते हैं, तो दे आर हार्ड। हार्डनेस काफी ज्यादा है। अब इन दोनों पॉइंट्स का रीजन क्या होगा, क्यों ये हार्ड है, क्यों ये सॉलिड है, क्यों ये इस तरह से बिहेव करते हैं। तो रीजन है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ध्यान दीजिए बेटा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सी थी, अभी हमने पढ़ा है कैटायंस और एनायंस को अट्रैक्ट करने वाली फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलेंगे, तभी इनको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं हम लोग। तो फोर्स जो है इनके बीच में काफी ज्यादा होती है, बहुत हाई अट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से एटम्स एंड आयंस आर वेरी क्लोजली पैक्ड, टाइटली पैक्ड। इतने टाइटली पैक्ड होते हैं कि उनको इजी नहीं है ब्रेक करना, तो आप उनको ब्रेक नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से ये सॉलिड्स भी होते हैं एंड दे आर हार्ड ऑल्सो, इसीलिए वो हार्ड भी होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पॉइंट पे, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा, ऊपर दोनों पॉइंट्स पढ़ के आपको समझ में आ गया होगा। जब वो हार्ड है, सॉलिड है, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी उनका हाई ही होगा, काफी हाई होगा। तो इट इज वेरी हाई। रीजन क्या है इसका भी, रिजिड पैकिंग। रिजिड पैकिंग हम इसलिए बोल रहे हैं बेटा, पैकिंग वर्ड हम इसलिए यूज कर रहे हैं बिकॉज anions and cations are packed like this, positive charge, negative, positive, negative, इस तरह से ये जो पैटर्न है यही फॉलो होता है। एक कैटायन के बाद एक एनायन होता है, फिर एक कैटायन होता है। इस तरह से हर कैटायन अपने सराउंडिंग में एनायन से सराउंडेड रहता है और हर एनायन अपने सराउंडिंग में कैटायन से सराउंडेड रहता है। इसकी वजह से इनकी पैकिंग इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, इसे हम रिजिड पैकिंग बोलते हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग पैकिंग। तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा, हार्डनेस भी ज्यादा होगी एंड फिजिकल स्टेट भी ज्यादा किस तरह की होगी, हमारी सॉलिड रहेगी, बहुत अच्छे वाले सॉलिड्स होंगे ये और इजीली इनको ब्रेक करना नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ प्रॉपर्टी है कंडक्टिविटी। तो बेटा कंडक्टिविटी मतलब कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे या नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर सॉलिड स्टेट होगी तो कंडक्ट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज सॉलिड स्टेट में कंडक्शन करवाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स फ्री होने चाहिए या आयंस फ्री होने चाहिए। हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है वायर से, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। सपोज इट इज अ मेटालिक कंडक्टर, अगर ये मेटल है और आप करंट यहाँ प्रोवाइड करवा रहे हो तो दूसरे पॉइंट पे करंट जाएगा, बिकॉज मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स इजीली मूव कर सकते हैं। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। तो यहाँ पे इन सॉलिड स्टेट आयनिक कंपाउंड्स आर नॉन कंडक्टर्स। सॉलिड स्टेट में वो कंडक्टर नहीं होंगे, इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट नहीं करेंगे। बट इन मोल्टन एंड एक्वा स्टेट, बेटा मोल्टन एंड एक्वा स्टेट का मतलब क्या है, मोल्टन का मतलब है मेल्ट फॉर्म में, ऑलरेडी मेल्ट वाली फॉर्म में। एक्वस का मतलब है वाटर में एडेड, वाटर में डिप्ड या वाटर में डिसॉल्व्ड। अगर वो एक्वस स्टेट में हम लेंगे NaCl को, सपोज मैं एग्जांपल ले रही हूँ NaCl का, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग आयनिक कंपाउंड्स, राइट। तो आयनिक कंपाउंड्स में हमारे पास एक्वस स्टेट जो है उसको हम पानी में अगर डिसॉल्व करेंगे तो वो बहुत अच्छा कंडक्टर बन जाएगा, लाइक NaCl, नमक। अगर आप उसको पानी में डिसॉल्व करेंगे, एसिड बेसिस को पानी में डिसॉल्व करेंगे, तो वो करंट को पास करेंगे, कंडक्शन शो करेंगे।
मोल्टन का मतलब होता है मेल्ट फॉर्म, मतलब ऑलरेडी मेल्ट होना, लिक्विड वाली फॉर्म में होना। तो बेटा एक्वस का मतलब होता है डिसॉल्व्ड इन वाटर, डिसॉल्व्ड इन वाटर, आप लिख लीजिए इसको। एंड मोल्टन का मतलब होता है मेल्ट फॉर्म या फ्यूज फॉर्म। तो जब ये हार्ड सॉलिड स्ट्रक्चर्स पानी में डिसॉल्व हो जाएंगे या मेल्ट कर दिए जाएंगे तो ये कंडक्टर्स क्यों बन जाते हैं? बिकॉज इनके इलेक्ट्रॉन्स इनके आयंस, कैटायंस एंड आयंस फ्री हो जाते हैं और आयनिक बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं इनके आफ्टर गोइंग इन वाटर। तो वाटर में इनका जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा और ये अच्छे से कंडक्ट कर सकेंगे। रीजन है इसका बेटा, इन सॉलिड स्टेट रिजिड पैकिंग होती है सॉलिड स्टेट में, और मोल्टन एंड एक्वा स्टेट में आयंस आर फ्री टू मूव, आयंस फ्री होते हैं मूव करने के लिए, तो वो मूव कर लेते हैं। नेक्स्ट इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होगी? दे आर सॉल्युबल इन वाटर। आयनिक सब्सटेंसेस आर सॉल्युबल इन वाटर। एसिड्स, बेसिस को हम डाइल्यूट करते हैं, कंसंट्रेशन कुछ भी हो अगर हम उसमें वाटर ऐड करेंगे तो वो डिसॉल्व हो जाते हैं। एंड यहाँ पे हम सॉल्ट्स की बात कर रहे हैं, आयनिक कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं। आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्ट्स, तो वो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। आप NaCl को डिसॉल्व करते हो, आप घर में कुछ भी लेमोनेड बनाते हो या कुछ भी सॉफ्ट ड्रिंक बनाते हो घर में, तो आप क्या करते हो? सॉल्ट एंड शुगर को ऐड करते हो, वाटर में मिक्स करते हो, तो NaCl मिक्स हो जाता है। द रीजन इज अवर वाटर क्या है नेचर में? ये भी डाइपोलर है नेचर में। बेटा डाइपोलर का मतलब है ऑक्सीजन इज हैविंग पार्शियल नेगेटिव चार्ज, वाटर इज हाइड्रोजन इज हैविंग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है, जिसकी वजह से उस पे इलेक्ट्रॉन का अमाउंट ज्यादा होगा, डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, तो वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज शो करेगा। एंड हाइड्रोजन विल शो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इस वजह से ये स्ट्रक्चर जब NaCl पानी में डिसॉल्व करते हैं तो उसको सराउंड कर लेता है, बट द टाइप इज डिफरेंट। कैसे? अगर हमारे पास NaCl आया वाटर में तो उसको भी डिसॉल्व होना है तो ब्रेक होना पड़ेगा Na+ एंड Cl- में। बताया मैंने आपको कि एक्वस फॉर्म में आयन सेपरेट हो जाते हैं। अब ये आयन सेपरेट हो गए, एक बना Na+ और एक बना Cl-। तो बेटा Na+ को साइड से वाटर हर जगह से ऑक्यूपाई कर लेगा, बट ओरिएंटेशन अलग होगी, एंड Cl को भी ऑक्यूपाई करेगा बट ओरिएंटेशन अलग होगी। कैसे? Na+ के पास में जब वाटर आता है तो प्लस के साथ में साइड में वो अपना नेगेटिव वाले पार्ट को ओरिएंट कर देता है, लाइक दिस। तो पॉजिटिव सोडियम के साइड में वो अपने नेगेटिव वाले पार्ट को ओरिएंट करेगा, ठीक है। एंड क्लोरीन जब बात कर रहे हैं क्लोरीन की, तो उसके साइड में वाटर किस तरह से ओरिएंट करेगा? अपने आप को पॉजिटिव वाले आयंस को उसके साथ में ओरिएंट करेगा, लाइक दिस। H इसके पास में, लाइक दिस। तो इससे हुआ क्या है? इससे क्लोरीन को भी वाटर ने हर जगह से कवर कर लिया है, सराउंड कर लिया है, एंड सोडियम को भी वाटर ने हर जगह से कवर कर लिया है। इसी वजह से आयनिक कंपाउंड्स जो हैं वो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं। इसे हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज सॉल्वेशन, ठीक है। नाउ वी कम टू द लास्ट प्रॉपर्टी, फास्ट केमिकल रिएक्शंस। बेटा आयनिक रिएक्शन जो होती हैं वो काफी फास्ट होती हैं, इंस्टेंटेनियस होती हैं, और कई बार तो रिएक्शन बहुत जल्दी हो जाती है और हमें उसका मैकेनिज्म समझ में नहीं आता, हम मैकेनिज्म नहीं समझ पाते हैं, वो बहुत फास्ट हो जाती है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में कंप्लीट हो जाती हैं। तो फास्ट केमिकल रिएक्शन होने का पहला रीजन, नंबर 1 रीजन इज क्योंकि कैटायंस और एनायंस जो होते हैं वो पानी में डालते ही सेपरेट हो जाते हैं। मतलब NaCl को अगर हम वाटर में डिप कर रहे हैं तो वाटर ने उसको सेपरेट कर दिया, राइट। जब वो ऑलरेडी सेपरेटेड फॉर्म में है तो रिएक्शन में आधा काम तो हो गया, क्योंकि केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है? केमिकल रिएक्शन मींस ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स। पहले पुराने बॉन्ड्स को ब्रेक करना है तभी नए बॉन्ड्स बनेंगे। तो बेटा पानी में डालने के बाद या एक्वस स्टेट में पुराने बॉन्ड्स तो अपने आप ब्रेक हो चुके हैं,
आपको सिर्फ नए वाले फॉर्म करने हैं। और नए वाले फॉर्म कैसे होंगे, वो भी चार्जेस से अट्रैक्ट होंगे। तो हो गया ना हमारा आधा काम पूरा, ब्रेकेज हो चुकी है, सिर्फ फॉर्मेशन करनी है। फॉर्मेशन के लिए ऑपोजिट चार्जेस को देखेंगे और फटाफट से अट्रैक्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से नया कंपाउंड जल्दी बन जाएगा। तो इस वजह से दो रीजन है यहाँ पे। पहला रीजन है हमारा, क्योंकि फास्ट हमारी आयनिक रिएक्शन एक्वस मीडियम में होती है जनरली, मतलब मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस, मोस्ट ऑफ द ionic reactions occur in water, occur in aqueous state, aqueous state में होते हैं ऑलरेडी। इसका बेनिफिट क्या होगा aqueous state में करवाने का, वही डिसोसिएशन ऑलरेडी हो चुका है, डिसोसिएशन ऑफ ओल्ड compound is already completed. डिसोसिएशन पहले से ही हो चुका है, एक्वस मीडियम में डालते ही वाटर में डालते ही डिसोसिएट वो पहले से हो चुका है। सेकेंड थिंग इज, जब नए बॉन्ड्स फॉर्म करने हैं तो क्या होगा, वहां पे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगी, तो वो और भी ज्यादा फास्ट रिएक्शन करवा देगी। न्यू अट्रैक्शंस are established by opposite charge attraction, by opposite charge attraction। तो न्यू चार्ज जो है, न्यू कंपाउंड जो फॉर्म होगा वो अट्रैक्शन से फॉर्म होने वाला है, तो वो भी बहुत फास्ट फॉर्म हो जाता है। तो बेटा आज के हमने वीडियोस में काफी चीजें पढ़ ली हैं। आज हमने आयनिक, पहले केमिकल बॉन्ड के बारे में पढ़ा, फिर टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स के बारे में पढ़ा, फिर आयनिक बॉन्ड कैसे फॉर्मेशन होता है उसका पढ़ा, और अब हमने पढ़ लिया है कि आयनिक कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती हैं, उसकी प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।